इस वक्त किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर M182 आउट। इसके बाद हम करते हैं तो हम बायो से स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री पर, हम फिजिक्स की प्रिपरेशन के दौरान इंग्लिश की बात करते हैं, इस पे आ जाते हैं मेरी एमडी तो लास्ट डिवीजन्स को देखेंगे। एमडी गेट से पहले आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं मोहम्मद मुनीबुर रहमान और मैं इस वक्त किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ। मेरे एमडी कैट में मार्क्स 182 आउट ऑफ 200 इन UHS एमडी कैट, FSC में 1058 आउट ऑफ 1100 इन 2022 और मैट्रिक में मार्क्स 1081 आउट ऑफ 1100। मैं फ्रेशर था और मेरा पहले ही अटेम्प्ट में एडमिशन हो गया था। इसके अलावा मैंने एक प्यास एंट्री टेस्ट में टॉप भी किया था। तो सबसे पहले हम प्रेप बुक की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊँ, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द मोस्ट हाई यील्ड बुक्स आपकी अपनी टेक्स्ट बुक हैं। तो सबसे पहले मैंने भी उन्हें अपनी टेक्स्ट बुक को सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी दी थी और आपने भी अपनी टेक्स्ट बुक को हाई प्रायोरिटी देनी है। उसके अलावा हमारा चूँकि स्टेप का स्टूडेंट था और हमारी एकेडमी कोई प्रेप बुक प्रोवाइड नहीं करती, तो मैंने उसके लिए किप्स की प्रेप बुक ऑर्डर की थी और मैंने अपनी तैयारी उधर से भी की थी। उसके अलावा मैंने अपनी एमडी कैट की प्रिपरेशन के दौरान कुछ नोट्स बनाए थे और मैंने उन नोट्स को भी यूज़ किया था अपनी प्रिपरेशन में। इसके अलावा प्रैक्टिस बुक, तो मैंने अपनी प्रैक्टिस के लिए स्टेप की प्रैक्टिस बुक भी यूज़ की थी। इसके अलावा मैंने किप्स की प्रैक्टिस बुक को भी यूज़ किया था अपनी MCQ सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा मैंने पास्ट पेपर भी सॉल्व किए थे UHS एंड PMC के डिफरेंट वेबसाइट से। इसके बाद हम सब्जेक्ट वाइज गाइड पे चलते हैं। तो हम बायो से स्टार्ट करते हैं, द मोस्ट नंबर गिविंग सब्जेक्ट इन द एमडी कैट। सबसे पहले बायो के लिए आपकी सबसे पहला आपका फोकस आपकी अपनी टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। अगर मैं पंजाब के स्टूडेंट के साथ मुखातिब हूँ तो आप PTB इज़ योर मेन बुक, और आप अगर डिफरेंट प्रोविंसेस के हैं तो आपके प्रोविंसेस की टेक्स्ट बुक इज़ योर मेन बुक। उसके अलावा चूँकि हमारा जो एमडी कैट था वो नेशनल एमडी कैट था, तो हमें डिफरेंट बुक्स पढ़नी पड़ती थी। तो अगर मैं अपना बताऊं तो मैंने PTB के अलावा फेडरल बुक भी पढ़ी थी और फेडरल के अलावा डिफरेंट बुक्स भी पढ़ी थी। चूँकि मैंने अपनी PTB की बुक FSC के दौरान ही मेरे पास कोई जगह ही नहीं बची थी कि मैंने उस पर नोट्स लिख के PTB अपनी बुक पे लिखे थे, तो एमडी कैट के दौरान मैंने अपने एक्स्ट्रा पॉइंट्स फेडरल बुक पे लिखे थे। मैं पहले PTB पढ़ता था, उसके बाद मैं फेडरल पे जाता था। अब PTB को पढ़ने का तरीका क्या है? बायो को पढ़ने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है कि आपको बुक की लाइंस क्रैम करनी है। क्रैमिंग इज योर की टू सक्सेस इन बायोलॉजी। आपको PTB की लाइंस याद होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट सोर्स जो लिखी हुई है बुक की लाइन, ये किस किस कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के लिए लिखी हुई है। आपका एक एक लाइन पर आपकी मेमोरी में होनी चाहिए। आई नो ये मुश्किल होता है कि आप पूरी बुक को कैसे रटें, तो यस इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये मेरे लिए भी मुश्किल था, बट आप कोशिश करें कि आप मैक्सिमम लाइंस को याद करें। और अगर आपको नहीं होती कम से कम आप बहुत जो इंपॉर्टेंट लाइन है जिनको याद करके आपके कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं, कम से कम आप उन लाइंस को ज़रूर याद करें। तो मैं जब बायो के सबसे पहले ये करता था PTB की लाइंस को क्रैम करता था, उसमें मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता था बाकी स्टूडेंट की निस्बत, बट ये मुझे आखिरी एमडी कैट से पहले बहुत ज़्यादा काम आया था रिवीजन, क्योंकि इससे रिवीजन ईजी हो जाती है। इसके बाद मैं फेडरल की बुक पर जाता था। फेडरल की बुक पे मैंने चूंकि पहले PTB पढ़ी होती थी, PTB मेरी मेन बुक थी, उसमें मैं फेडरल पे जाता था। जो पॉइंट फेडरल में एक्स्ट्रा होते थे मैं उनको अपने हाईलाइटर से हाईलाइट कर लेता था, ताकि जब मैं बाद में रिवीजन करूं तो मुझे पूरी फेडरल बुक ना पढ़नी पड़े, बल्कि मैं सिर्फ उन हाईलाइटेड पॉइंट्स को पढ़ूं। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि हमें क्या बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक पढ़नी चाहिए। बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक इज वेरी एक्सीलेंट बुक। अगर आप उनको पढ़ना चाहते हैं, इफ़ यू हैव टाइम, उसको रीड दें और उसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स को अपनी फेडरल की बुक पे उतार दें। मैंने जो कि मेरे पास थोड़ा टाइम कम था, मैं फ्रेशर था, मैंने BTB के सारे चैप्टर्स नहीं पढ़े थे और वो इतनी वर्थ इट भी नहीं है। हमारे एमडी कैट में BTB से कुछ भी नहीं आया था, बट ये आपके कंसेप्ट गेनिंग के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो ठीक है, बट आई विल रिकमेंड कि आप इसको ना पढ़ें, बल्कि अपनी PTB और फेडरल को पे ग्रिप होनी चाहिए। और जब आपका कोई MCQ गलत होता है तो आप उसको अपनी फेडरल की बुक पे उतार लें। अगर आपके पास PTB पे जगह तो आप बेशक PTB पे उतार लें। तो अगर आप इस्लामाबाद के स्टूडेंट हो तो आप बेशक फेडरल को अपनी मेन बुक बनाएं और PTB को एज एसेसरी बुक यूज़ करें और उसके पॉइंट्स को हाईलाइट करें। तो ये दो मेन बुक्स आपकी मेन बुक्स हैं, और बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक यानी BTP को आप एज एसेसरी और एक्स्ट्रा सोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप अपने कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं। इसके अलावा
आपको बायो की प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन आपको प्रैक्टिस से ज़्यादा इसकी बुक रीडिंग और रिमेंबरिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। प्रैक्टिस आपका इसमें बहुत कम मदद देती है कि अगर मैं इंडेक्स इसका बनाऊं कि मैं प्रैक्टिस को कितना टाइम दूंगा और याद या मेमोराइज करने को या इसकी लर्निंग को कितना टाइम दूंगा, तो मैं 80% टाइम लर्निंग को दूंगा और 20% टाइम प्रैक्टिस को दूंगा। इसके अलावा मैंने इसके लिए बायोलॉजी की प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिस बुक यूज़ की थी, स्टेप की यूज़ की थी और किप्स की प्रैक्टिस बुक यूज़ की थी। इसके अलावा अब हम चलते हैं केमिस्ट्री पर। द मोस्ट इजी सब्जेक्ट इन MD-CAT, ये आपको सबसे ज़्यादा नंबर देता है। आपको बस कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो केमिस्ट्री के लिए आपका मेन फोकस PTB या प्री टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। उसके अलावा आपके जो अकेडमी में नोट्स बनाते हैं वो भी आपका मेन फोकस होना चाहिए। हमारा तो ये सिस्टम था कि हमारे जो सर थे वो हमें प्रिंटेड फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड कर देते थे। दीज नोट्स वर एक्सीलेंट, वो बहुत अच्छे नोट्स थे। उसके अलावा जब मैं वो नोट्स पढ़ लेता था उसके बाद मैं बुक पर चला जाता था। PTB इज़ वेरी एक्सलेंट बुक फॉर जो कंसेप्ट क्लियरिंग। अगर आप अपने कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं आपको PTB ज़रूर पढ़नी चाहिए। बहुत से बच्चे ये करते हैं कि जब वो MD-CAT के दौरान आते हैं तो वो अपनी बुक को छोड़कर डिफरेंट रिसोर्सेज पे शिफ्ट कर जाते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना। क्यों? क्योंकि आपका पेपर आपकी टेक्स्ट बुक को स्टैंडर्डाइज यूज करके ही बनाया जाता है। तो आप अपनी बुक को मेन रखेंगे, यानी केमिस्ट्री के लिए बुक रीडिंग ज़रूर करेंगे आप। उसके अलावा केमिस्ट्री के अंदर और आप डिफरेंट पोर्शंस अगर देखें तो मैं इसको ना दो तरह से गाइड करता हूँ। अगर आप FSC के स्टूडेंट हैं, मींस अभी आप सेकंड ईयर में हैं, तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करें। अगर आपके कॉलेज के टीचर इसको अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं देन इट इज़ वेरी गुड, आप अपने कंसेप्ट क्लियर करें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि देयर इज सम डेफिशिएंसी तो आप PGC के ऑनलाइन पोर्टल के लेक्चर सर वाजिद अली कंबो के ऑर्गेनिक के जरूर लें। मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के FSC के दौरान ही सर वाजिद अली कंबो के सारे लेक्चर लिए थे और इन लेक्चर्स ने मुझे MD-CAT के दौरान बहुत ज़्यादा हेल्प किया था कि हमारी एकेडमी में हमें सर कुछ बता रहे होते थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो वो बात मुझे पहले ही पता होती थी। तो वो आपको एक फ्लो से कंसेप्ट आपके जहन में आ जाता है और वो आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है, वो आपके बूस्ट करता है प्रिपरेशन को और आपको कॉन्फिडेंस देता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अगर आप FSC के स्टूडेंट हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप PGC के सर वाजिद अली कंबो के लेक्चर जरूर लें। बट अगर आप इम्प्रूव कर रहे हैं या फिर आप फ्रेशर हैं और आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको लगता है कि वीक है, तो आप सर वाजिद अली कंबो का यूट्यूब चैनल है, आप वहां से भी उनकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स ले सकते हैं। इसके बाद अगर मैं इसकी प्रैक्टिस और मेमोराइजिंग या लर्निंग को डिवाइड करूं तो दिस विल बी गिव 50-50% कि 50% टाइम आप इसकी रिमेंबरिंग को करेंगे या मेमोराइजिंग या नॉलेज गेनिंग को करेंगे और 50% टाइम आप इसके MCQs की प्रैक्टिस को करेंगे। इसके MCQs की प्रैक्टिस के लिए अगेन मैंने अपनी स्टेप की प्रैक्टिस बुक यूज़ की थी, उसके अलावा मैंने स्टेप का पोर्टल भी यूज़ किया था एंड मैंने किप्स की प्रैक्टिस बुक भी यूज़ की थी। इसके अलावा पास्ट पेपर से MCQs भी आपको बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। इसके बाद हम चलते हैं फिजिक्स की प्रिपरेशन के दौरान। तो फिजिक्स की प्रिपरेशन के दौरान सबसे पहला जो काम आपने करना है कि जब आप लेक्चर्स ले रहे हैं, आप अपनी किसी एकेडमी में पढ़ रहे हैं या किसी ऑनलाइन रिसोर्स से लेक्चर ले रहे हैं, तो आपने साथ साथ अपने हाथ से हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। ये नोट्स आपको रिवीजन। इसके बाद हम फिजिक्स की बात करते हैं। तो फिजिक्स के आपका जो सबसे पहला असूल होता है, ये सबसे पहला मेथड होता है, आपने ये जब भी आपके क्लास के अंदर लेक्चर हो रहे हैं, आप किसी एकेडमी में पढ़ते हैं या किसी ऑनलाइन रिसोर्स से लेक्चर ले रहे हैं, तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने साथ साथ अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। ये हैंड रिटन नोट्स आपको रिवीजन में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो आपके जितने अच्छे नोट्स होंगे आपकी उतनी ज़्यादा अच्छी रिवीजन होगी। इसके अलावा मैंने फिजिक्स के हैंड रिटन नोट्स बनाए थे। उसके अलावा मैंने किप्स की प्रेप बुक भी यूज़ की थी। बहुत से बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं क्या हमें फिजिक्स के लिए टेक्स्ट बुक पढ़ने की जरूरत है, तो आप इसको मेयर एक दफ़ा रीड दे लें और उसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ को हाईलाइट कर लें। तो आपको इसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको एक दफ़ा रीड करने की जरूरत है। और हाईलाइटेड वैल्यू के डिफरेंट पेपर्स में जैसे नम्स में वो वैल्यूज़ पूछी जाती हैं कि कितनी वैल्यू होती है पेट्रोल के अंदर, कितनी एनर्जी होती है 1 लीटर में, एटसेट्रा। आपको जो साइड बॉक्सेस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फिजिकली आपको सिर्फ वही बुक से करने की चीज़ ज़रूरत होती है। तो ये वाली चीज़ अगर आप किप्स की प्रेप बुक यूज़ करते हैं तो आपकी ये चीज़ भी पूरी हो जाती है, क्योंकि किप्स की प्रेप बुक में वो सारा डाटा इकट्ठा करके लिखा होता है। तो उसके अलावा मैं अपनी बात बताऊं, मैं स्टेप अकेडमी का स्टूडेंट था और हमें सर पढ़ाते थे फिजिक्स में, तो मुझे इतनी सारी सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी बिकॉज आई वांट मोर। तो मैंने उसके अलावा मैंने फिजिक्स इन सेकंड के यूट्यूब से फ्री लेक्चर्स थे, मैंने वो सारे के सारे लेक्चर लिए थे और मैंने साथ साथ उनके नोट्स बनाए थे। तो उन लेक्चर्स ने मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया था और मुझे अपनी क्लास की जो मेरे अंदर फिजिक्स थी उसके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया था कि मैं उसके अंदर डोमिनेंट था। क्यों? क्योंकि उस फिजिक्स इन सेकंड ने मेरे बहुत से कंसेप्ट क्लियर कर दिए थे। तो फिजिक्स के लिए आपका जो सबसे पहला रूल होता है वो प्रैक्टिस होती है।
बहुत से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें वो फार्मूला भी आता होता है, हमें पता होता है, लेकिन हमें इंप्लीमेंट नहीं करना आता, हमें पता नहीं चलता कि क्वेश्चन ये है और हम उसको कैसे इंप्लीमेंट करें। तो इसका सोल्यूशन सिर्फ एक ही है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको फार्मूला इंप्लीमेंट करना आएगा। तो आप इसका सिर्फ यही उसूल है, आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करें। तो अगर मैं फिजिक्स की प्रिपरेशन और इसकी प्रैक्टिस को डिवाइड करूं तो मैं इसकी 40% टाइम अपना प्रिपरेशन को दूंगा, जबकि 60% टाइम मैं इसको दूंगा। तो इसके अलावा अब हम चलते हैं अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन की तरफ। तो इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए मैंने जो नोट्स यूज़ किए थे वो मैंने किप्स की प्रेप बुक यूज़ की थी। दिस इज़ एन एक्सीलेंट बुक, अगर आप वो यूज़ करना चाहते हैं आप MD-CAT हो सकता है। उसके अलावा आप फिजिक्स की वोकैब हमें स्टेप वालों ने 1000 वर्ड्स प्रोवाइड किए। इसके बाद इंग्लिश की बात करते हैं, द मोस्ट बोरिंग सब्जेक्ट इन MD-CAT। इंग्लिश के लिए जो मैंने यूज़ की थी अपने नोट्स या प्रैक्टिस बुक प्रेप बुक यूज़ की थी वो किप्स की प्रेप बुक थी। उसके अंदर रूल्स बहुत अच्छे तरीके से लिखे हुए हैं एंड इट इज़ अ वेरी एक्सलेंट बुक। अगर आप यूज़ करना चाहेंगे तो मैं आपको वही सजेस्ट करूँगा कि आप किप्स की प्रेप बुक को यूज़ करें अपने रूल्स के लिए। इसके बाद वो कैब का पूछा जाता है, तो वो कैब के लिए हमारी दफ़ा तो हमारी जो अकेडमी कोई सिलेबस वो कैब का नहीं था, तो हमारी अकेडमी यानी स्टेप ने हमें 1000 वर्ड की वो कैब दी थी और किप्स की इसके रिलेटिव 200 वर्ड्स थे। तो भाई मैंने किप्स के 200 वर्ड्स किए थे क्योंकि मुझे 1000 वर्ड्स याद नहीं होते थे एंड वो बिल्कुल कलरलेस थे, जबकि किप्स की जो वो कैब थी कलरफुल थी, इस वजह से मुझे अच्छी तरह से याद हो गई थी। इसके बाद मैं आपको एक डिस्क्लेमर देता चला, आपको इंग्लिश से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना। आप सारे रूल्स करेंगे, आप सारी वो कैब करेंगे, आपके फिर भी MCQs गलत होंगे। वो कैब का चूँकि हमारा कोई सिलेबस नहीं था तो हमारी UHS में ना स्टेप की अकेडमी की जो वो कैब प्रोवाइड की थी ना उसमें से आई थी, ना किप्स ने प्रोवाइड की थी, यानी कि हमें कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ वो कैब करने का। उन्होंने आसमान से ही आई थी उनकी वो कैब। उसके बाद जो आपको एक और प्रॉब्लम जो फेस होती है इंग्लिश में, मुझे भी फेस होती थी, इंग्लिश के रूल्स भूल जाते हैं। ये सबके साथ इश्यू होता है, अगर आपके साथ भी ये हो रहा है तो आपने अपने आप को डिप्रेस नहीं करना, बल्कि दिस इज़ नॉर्मल। आप इंग्लिश के रूल्स भूलते हैं, कोई बात नहीं, आप दोबारा करें। तो जो मैं आपको एक अलग से मशवरा देता हूँ कि आप इंग्लिश की जितनी मर्जी प्रिपरेशन कर लें, आपके MCQs फिर भी गलत होते हैं। तो जो बेसिकली जो मैं सजेस्ट करता हूँ, आप इंग्लिश को बाकी सब्जेक्ट्स की निस्बत कम टाइम दें। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप इंग्लिश को बिल्कुल पढ़े ही ना और बिल्कुल तुक्के पे शुरू हो जाएं। इसका ये मतलब है कि आपने बाकियों की निस्बत इसको कम टाइम देना है। आप अगर चाहते हैं ज़्यादा टाइम देना तो आपकी मर्जी है, बट मैं ये प्रेफर करता हूँ कि आप बाकी सब्जेक्ट्स की निस्बत इसको कम टाइम दें, क्योंकि इसके MCQs आपके 1-2 रॉन्ग होने ही होने हैं, अनलेस कि आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी है और आपकी जो बुक की लाइन्स तो चूँकि इंग्लिश की प्रोपोर्शन बहुत कम है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो हमारे एग्ज़ाम में सिर्फ 20 MCQs थे इंग्लिश के, तो आपको इसलिए मैं कह रहा था कि इसको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश को आपको लगता है कि आप वीक हैं तो बाकी सब्जेक्ट पे अगर आप पूरा जोर मारें तो आप इसको कोप अप भी कर सकते हैं। बट अगेन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने इंग्लिश को बिल्कुल अल्लाह पर नहीं छोड़ देना, आपने उसके लिए खुद भी कुछ मेहनत करनी है। और वो कैब के लिए आप पिक्टोरल मेमोरी अगर यूज़ करेंगे तो बेटर होगी। और उम्मीद है कि आपकी जो कंडक्टिंग यूनिवर्सिटी है UHS प्रीवियस ईयर में वो कैब का सिलेबस प्रोवाइड करती थी, अगर वो आपको वो प्रोवाइड करती है तो आपने सिर्फ उसी वो कैब पर स्टिक करना है। ऑनलाइन रिसोर्सेज पे आ जाते हैं। तो मैंने अपनी MD-CAT के दौरान, जैसे कि पहले मैंने जिक्र किया, फिजिक्स के लिए मैंने फिजिक्स इन सेकंड के सारे यूट्यूब से लेक्चर लिए थे। तो फिजिक्स के लिए मेरी ऑनलाइन रिसोर्स फिजिक्स इन सेकंड के लेक्चर्स थे। इसके अलावा केमिस्ट्री के लिए मैंने FSC के दौरान ही, वैसे ही मुझे लर्निंग का शौक था, कॉन्सेप्ट मुझे ज़्यादा अच्छे लगते थे एक्सेप्ट ऑफ क्रैमिंग थिंग्स, तो मैंने केमिस्ट्री के लिए सरबाजिद अली कंबो के हमारे PGC के पोर्टल्स लिए थे, नहीं लिए थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए थे और थोड़े बहुत लिए थे। इसके और फिजिक्स के लिए मैंने जो ऑनलाइन रिसोर्स इस्तेमाल किया, शायद या आपके MD-CAT के दौरान आपकी इतनी ज़्यादा मददगार साबित ना हो, बट मैं वैसे ही जिक्र करने के लिए बोल देता हूँ। एंड दिस इज़ नॉट ऑब्लिगेशन कि आप इसको यूज़ करें, दिस इज़ असेसरी, और ये मैंने खुद यूज़ की थी और दिस इज ओनली फॉर कंसेप्ट गेनिंग। तो मैंने अपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के मैक्सिमम चैप्टर्स फिजिक्स के ऑनलाइन पोर्टल से लिए थे, क्योंकि वो वहाँ पर फिजिक्स एनिमेशन के जरिए से समझाते थे, सारा सान फ्रेम, और उससे बहुत अच्छा कंसेप्ट मिलता था। चूँकि फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, इसीलिए मैंने उन लेक्चर्स को लिया था। बट आई विल नॉट रिकमेंड, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लेक्चर्स होते हैं, तो आप बेशक ना लें, बल्कि आप MD-CAT की फिजिक्स पे अपना मेन फोकस रखें। और डिफरेंट रिसोर्सेज हो सकती हैं। इंग्लिश के लिए आप स्टेप के लेक्चर्स ले सकते हैं इंग्लिश के, या फिर किप्स के ले सकते हैं। बट पर्सनली मैं बताऊं, मैंने इंग्लिश के लिए कोई लेक्चर्स नहीं लिए थे। जो प्रेप बुक इज एनफ फॉर योर इंग्लिश प्रिपरेशन।
उसके बाद मेरी एमडी कैट की रूटीन। तो चूंकि मैं स्टेप का स्टूडेंट था और हमारी एकेडमी सुबह 11 से लेके शाम 5 बजे तक रखती थी, तो हम कंसिस्टेंटली एक तरतीब से नहीं पढ़ सकते थे। तो मैं जब 5 बजे मेरा घर चूंकि दूर था एकेडमी से, तो 1 घंटा मुझे 6 बजे तक मैं घर पहुंचता था। उसके बाद फ्रेश होने तक टाइम लग जाता था, 7-8 बज जाते थे नमाज पढ़ के। तो रात को पढ़ने के लिए मेरे पास सिर्फ 1 घंटा होता था। क्यों? क्योंकि मैं रात को जल्दी सो जाता था। अब मैं अगर बोल रहा हूँ कि मैं रात को जल्दी सो जाता था, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप भी रात को जल्दी सोया करें। इट इज़ अप टू यू। अगर आप रात को अच्छा पढ़ सकते हैं तो आप रात को पढ़ें, मतलब कि आपने मेरी रूटीन को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करना। और अगर आप सुबह अच्छा पढ़ सकते हैं तो बेशक आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो मैं भी सुबह फजर टाइम तकरीबन 5 बजे उठ जाता था, फजर की नमाज पढ़कर उसके बाद मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता था, और इस तरह मुझे सुबह भी 5 घंटे मिल जाते थे। तो इस जो टाइम मिलता था ये ड्यूरिंग लेक्चर्स था, और मेरी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हो सकती थी क्योंकि टाइम बहुत कम था। मेरी मैक्सिमम इस टाइम में बायो की प्रिपरेशन हो सकती थी। क्यों? क्योंकि हमारा नेशनल एमडी कैट था, हमें डिफरेंट बुक स्टडी करनी पड़ती थी, तो मेरा कुछ सिलेबस कंप्लीट नहीं था, हत्ता कि मेरे कुछ चैप्टर्स भी रह गए थे। बट स्टेप अकेडमी का ये फायदा है कि बार बार आपकी रिवीजन कराते हैं। पहले मैंने लेक्चर्स के साथ जो मेरे चैप्टर रह गए थे उसको मैंने बाद में जो हमारा टेस्ट सेशन हुआ था उसके अंदर उनकी डेफिशिएंसी को पूरा किया था, और उस टेस्ट सेशन के बाद अल्लाह का शुक्र है हमारा एमडी का डिले हो गया था। उसके बाद भी मैंने अपनी डेफिशिएंसी को कोप अप किया था। यानी आपको रिवीजन का बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है, तो आपने अपने आप को इससे डिमोटिवेट नहीं करना कि आपके लेक्चर्स के साथ आपकी सारी प्रिपरेशन नहीं हो सकी। अगर नहीं हो सकी तो ये आप इसको बाद में कर लेंगे। जो मेन गोल जो है आपने कंसिस्टेंसी से काम करते रहना है। हम लास्ट डे रिवीजन्स को देखेंगे। तो अगर मैं अपना बताऊं, अगर मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आपने इस स्केड्यूल को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करना। आपने अपना स्केड्यूल, अपनी प्रिपरेशन आपकी प्रेफरेंसेस के मुताबिक डिसाइड करना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट जितना मुश्किल लगता है, कितना ज़्यादा हाई यील्ड है, तो आप इसके मुताबिक करना है। तो मैं अपना बताऊं तो मैंने अपना स्केड्यूल लास्ट 2 वीक्स बनाया था, 14 to 16 डेज। तो उसके अंदर ये था कि मैंने बायो को अपनी रिवीजन में सबसे आखिर पे रखा था। क्यों? क्योंकि इट इज़ लार्जली क्रैमिंग, आपको चीज़ें याद करनी होती हैं। तो मैं चाहता था कि एमडी कैट से पहले मुझे याद करने वाला काम सबसे मैं आखिर पे करूँ। सबसे पहले मैंने फिजिक्स की थी, उसके बाद केमिस्ट्री की थी, और डेज़ की डिस्ट्रीब्यूशन जो हार्डली मैं बता रहा हूँ 4 डेज़ फिजिक्स, 5 डेज़ केमिस्ट्री एंड द रिमेनिंग 6 to 7 डेज़ फॉर बायो। तो आप एमडी कैट से पहले आपने अपनी 8 घंटे की नींद पूरी करनी है। उसके अलावा आप ब्रेकफास्ट सुबह ज़रूर करें, इससे आपको एनर्जी मिलेगी। अब जो मैंने गलती की थी वो मैंने ये की थी कि चूंकि मैं थोड़ा ना स्केड्यूल को फॉलो नहीं कर सकता, तो मतलब कि मेरा हमेशा काम लटक ही जाता स्केड्यूल से, तो मेरी रिवीजन जो 14 डेज़ है उस पर भी कंप्लीट नहीं हो सकी थी। तो फिर मुझे लास्ट डे भी रिवीजन के लिए यूज़ करना पड़ा था। हत्ता कि मैं आपको बता दूँ, और ये मेरी गलती थी, मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ये करें। हत्ता कि मैं आपको बता दूं कि मैं एमडी कैट से 1 घंटा पहले भी पढ़ रहा था, जबकि मैं अपने एमडी कैट सेंटर में भी बुक ले गया था, और उसका मुझे नुकसान ये हुआ था कि मेरा स्ट्रेस लेवल बढ़ गया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कुछ नहीं आता। तो मैं आपको जो रिकमेंड करता हूँ, आपने बुक छोड़ देनी है, इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है और आपका एग्जाम बहुत अच्छा होता है। तो जो मैं आपको मिस्टेक बताऊंगा अपनी, वो यही मिस्टेक है कि मैंने एमडी कैट से पहले तक पढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि मेरी रिवीजन कंप्लीट नहीं हुई थी। मैंने फिजिक्स की जो बिल्कुल बिफोर एग्जाम रिवीजन होती है वो बिल्कुल सेंटर के बाहर खड़े होकर 1 घंटे में की थी। तो दिस इज समथिंग हाउ, मतलब कि जो मैंने, आपकी अभी भी कोई क्वेरी बाकी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी dr.m.munibur-रहमान है, जो कि आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया जाएगा। इसके अलावा आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रही हो। ये जो एमडी कैट का टाइम होता है ना, ये आपकी ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। ये 3 से 4 माह है, अगर आप इनमें अच्छी तरह से मेहनत करते हैं तो आपकी पूरी ज़िंदगी का जो रास्ता होता है वो इसी से मुतय्यन होता है। तो आपने इन दिनों को अच्छी तरह से यूटिलाइज करना है। इसके अलावा I wish you best of luck and hope to see you next year in King Edward Medical University, Lahore as my junior. Best of luck.